माय यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री पोर्शन में चैप्टर नंबर 1 कि जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके पार्ट 2 के बारे में। आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने पार्ट 1 के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उसके अंदर जो भी फंडामेंटल्स थे तो वो फंडामेंटल्स हमने यहाँ पे क्लियर किए थे और थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो चैप्टर की वो भी हमने यहाँ पे लर्न कर ली थी। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियोस आते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे आज एक्टिविटी 1.2 के साथ। तो देखो, आपको एक्टिविटी 1.2 करने के लिए क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेड नाइट्रेट का जो भी सॉल्यूशंस है वो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। ओके, तो जब लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपको लेना है तो उसका फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है। क्या है? PbNO3 ट्वाइस, ब्रैकेट के अंदर पूरा लिखा हुआ है PbNO3 ट्वाइस। ओके, उसका सॉल्यूशन आप लेते हो, उसके अंदर आप क्या करते हो, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब कि आप Ki क्या करते हो उसके अंदर ऐड करते हो। तो जब आप ये रिएक्शंस करते हो तब आपको ऑब्जर्वेशंस में क्या मिलता है तो उसकी पूरी प्रोसीजर आपको यहाँ पे दी हुई है। टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे इंट्रो के फॉर्म में सिर्फ इतना ही दिया है कि आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और उसकी आपको रिएक्शन किसके साथ करनी है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेकिन जो भी उसका रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट वहां पे दिया हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको रिजल्ट के साथ ये लिख के दिया है पूरा इक्वेशंस कैसे प्रोसीजर होती है। तो आपके जो भी रिएक्टेंट्स है वो कौन कौन से, PbNO3 ट्वाइस, उसकी प्रोसीजर किसके साथ होती है, Ki के साथ। अब प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ गए थे किसके बारे में, तो आयोनाइजेशन कैसे होता है, कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और बेसिक के अंदर भी हमने थोड़े बहुत इसके बारे में क्लियर किया था। और आपको ये भी पता है कि जो भी पॉजिटिव आयन होता है वो ऑलवेज नेगेटिव की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और कोई भी फॉर्मूला बनता है तो वो ऑलवेज किससे बनता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब एक दूसरे के साथ कंडक्ट होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तब जाके आपका जो भी न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे मैं PbNO3 का आयोनाइजेशन करता हूँ, उसको सेपरेट करता हूँ प्लस और माइनस आयन के फॉर्म में। तो मेरे को क्या मिलता है, तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा Pb+2 और NO3-। उसी तरह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, K+ और I- को यहाँ पे सेपरेट करता हूँ। तो सीधी बात है, तो ये वाला जो प्लस है वो दूसरे वाले सब्सटेंस के माइनस के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में प्रोसीजर होके क्या बनेगा, PbI2, जिसको आप क्या बोल सकते हो, लेड आयोडाइड। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो भी Pb+2 है और I- है उन दोनों के पार्टनर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ा था। उसी तरह यहाँ पे NO3- वो क्या होता है, K+ की ओर अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, KNO3। तो दोनों आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाती है और वो कौन सी है, पोटेशियम नाइट्रेट आपको मिलता है और PbI2 मतलब कि लेड आयोडाइड आपको वहां पे मिलता है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स एक्टिविटी 1.3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और ये एक्टिविटी आप मेरे जो भी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के जो भी वीडियो लेक्चर्स थे उसके अंदर आप पढ़ के आए हैं। ओके, अगर आप भूल गए हैं तो आपको अभी थोड़ी देर में वो सब चीज़ फिर से रिमाइंड हो जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ सर ने करवाया था। तो एक्टिविटी 1.3 के अंदर आपको क्या करना है, तो थोड़े बहुत जिंक के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ओके, तो वो आपको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर या तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डाइलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइलेट बोला है, कॉन्सेंट्रेट नहीं बोला है। डाइलेट मतलब कि जिसके अंदर पानी ज्यादा होता है और एसिड कम होता है। तो ऐसा डाइलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये अदरवाइज आप सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4 भी यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो फिर उस वही प्रोसीजर करने के लिए यहाँ पे इक्विपमेंट आपको दिए हुए, कौन कौन से इक्विपमेंट है, तो भाई कॉनिकल फ्लास्क दिया हुआ है। ओके, ऊपर कॉर्क दिया हुआ है कि जो क्या करता है, तो भाई
जो भी आपका कॉनिकल फ्लास्क है उसको वो लॉक करता है। बीच में हॉल में से आप क्या करते हो, तो एसिड को यहाँ पे इनसाइड लाने के लिए एक ग्लास ट्यूब आपको दी हुई है। यहाँ पे नीचे जिंक के ग्रेनल्स मतलब कि पार्टिकल्स रखे हुए हैं और एसिड यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे हम जो ये प्रोसेस करेंगे तो मैं फाइनल रिजल्ट आपको दोनों प्रोसेस के साथ दूंगा, HCl के साथ भी और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम आपने देख लिया। अब आपको करना क्या है, तो सेम आपको जो भी एसिड है उसको हैंडल ही कैसे करना है, केयरफुली, ताकि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर ना हो। और जो भी प्रोसेस होती है उसको आपको ऑब्जर्वेशन करना है। जिंक ग्रेनल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस टाइप का रिएक्शंस देते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखना है। और उस टाइम पे जब आप फ्लास्क को टच करते हो तो फ्लास्क आपको कैसा लगता है, तो फ्लास्क की जो भी आउटर सरफेस होती है वो थोड़ी बहुत हॉट होती है। क्यों? क्योंकि जो भी हाइड्रोजन गैस वहां पे क्या होता है, फ्री होता है। ओके, टेम्परेचर में क्या चेंज आता है, कौन कौन सी केमिकल इफेक्ट, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं तो वो क्या है, तो हमने आगे पढ़ा था जो भी मेटल होता है उसकी एसिड के साथ रिएक्शंस, कुछ याद आ रहा है? ओके, और दूसरी थी नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शंस, तो जिसमें मैंने ऐसा बोला था कि नॉन मेटल एसिड के साथ कभी भी किसी भी टाइप का रिएक्शंस देता नहीं है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस क्या है, तो जिंक होता है तो वो किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब प्रोसेस देता है तो मेटल प्लस एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो मेटल के क्लोराइड, और वही मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रोसेस देता है तो आपको क्या मिलता है, मेटल के सल्फाइड। ओके, तो कौन सा एसिड यहाँ पे प्रोसीजर करता है उसके ऊपर आपको यहाँ पे सॉल्ट मिलता है और साथ में डाइहाइड्रोजन गैस क्या होता है, फ्री होता है। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, ये प्रोसीजर मैंने फंडामेंटल के लेक्चर्स में करवा दी थी, वंस अगेन उसको रिवीजन करते हैं। तो Zn की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये अभी 2 को काउंट करना नहीं है क्योंकि वो मैंने बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है। तो Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Zn+2। अगर HCl का आयोनाइजेशन करते हो तो H प्लस Cl माइनस। मैंने पहले ही बोला था कि जो भी पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ZnCl2। Zn अपनी +2 वैलेंसी है वो Cl को क्या करता है, क्रॉस में डोनेट करता है, मतलब कि ZnCl2 जिंक क्लोराइड क्रिएट होता है और साथ में डाइहाइड्रोजन गैस भी क्या होता है, यहाँ पे क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, H2 हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बैलेंस करने के लिए आगे 2 रखना है और जिंक दोनों साइड कितने हैं, 1 1। तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शंस देता है तब क्या होता है, तो Zn प्लस H2SO4, तो सेम थिंग्स Zn+2 H प्लस SO4 -2, तो +2 -2 की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट, और +2 -2 क्या हो जाएंगे, 0। तो आपका फॉर्मूला ZnSO4। तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, ZnSO4 जिसको आप क्या बोल सकते हो, जिंक सल्फेट। साथ में क्या होता है, H2 गैस फ्री होता है और वो ऑलवेज क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसलिए एरो यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, जिंक सल्फेट और साथ में डाइहाइड्रोजन गैस फ्री होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो सम चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जिसमें फर्स्ट चेंज क्या है, चेंज इन स्टेट, मतलब कि जो भी सब्सटेंस होता है उसका स्टेट चेंज होता है, सॉलिड में से लिक्विड, या तो सॉलिड में से गैसियस, ओके, या तो एक्वायस। अब आपको मेन थिंग यहाँ पर रिमेंबर क्या रखनी है कि जब भी अब आप केमिकल फॉर्मूला या तो यहाँ पे किसी भी टाइप का रिएक्शंस आप लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी जो भी सिचुएशंस होती है, जो भी उसका स्टेट होता है वो आपको ऐसा शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करना है। जैसे कि सॉलिड को आप क्या डिनोट करते हो, S, लिक्विड को L, जो भी गैसियस है उसको आप क्या डिनोट करते हो, G, और एक्वायस मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का जब पानी के साथ आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, एक्वायस। तो उसको आपको यहाँ पे कैसे डिनोट करना है, ब्रैकेट के अंदर AQ।
सेकेंड चेंज कौन सा है? चेंज इन कलर। तो वो तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब कि जो भी मैग्नीशियम की स्ट्रिप थी उसके अंदर हमने देखा ही है। फिर है एवोल्यूशन ऑफ गैस और फोर्थ वन है चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर की डिस्कशन में यहाँ पे करूँ तो कोई प्रोसीजर ऐसी होती है, कोई रिएक्शंस ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है, और कोई रिएक्शंस ऐसा भी होता है कि जिसमें आपको हीट फ्री होके मिलती है। तो जब भी आपको हीट देनी पड़ती है तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब हीट फ्री होती है तो वहां पर जो भी टेम्परेचर है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो वो सारी प्रोसेस के बारे में आगे हम लर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो भाई वेरियस टाइप की जो भी केमिकल रिएक्शंस थे उसके बारे में सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन की डिस्कशन की, और उसके बाद हमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस है कि जो हमारे आसपास होते हैं, ओके, तो उसको भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो एक केमिकल चेंज 1.1 करके आपको दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन कि जिसके बारे में आप आगे वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ गए। फिर से आपको यहाँ पे रिवीजन के फॉर्म में आपको मैग्नीशियम की जो भी रिबन या तो स्ट्रिप्स है, जब उसको आप जलाते हो, लेकिन वो किसकी प्रेजेंस में जलती है? एयर की प्रेजेंस में, जिसको आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन। और ये जो केमिकल रिएक्शंस है, तो अगर उसको आपको शॉर्टर फॉर्म में मतलब कि सिंबोलिटिक फॉर्म में उसके स्टेट्स के साथ लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो उसको आप लिखोगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है? गैसियस। दोनों के बीच में प्रोसेस होती है तब आपको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश होती है वो भी कौन से फॉर्म में होती है? सॉलिड। अब मैं आपको बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर दूं तो यहाँ पे जो भी मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है उन दोनों के बीच में प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन उन दोनों के बीच में होता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? रिएक्टेंट्स बोल सकते हो। और दोनों के बीच में प्रोसेस होके आपको क्या मिलता है? 2MgO, जिसको आप क्या बोल सकते हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। अब उसके बारे में थोड़ी ब्रीफ में हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए जो भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो आपके ये क्या है? रिएक्टेंट्स है। ओके, और न्यू सब्सटेंस जो यहाँ पे फॉर्मेट होता है, क्रिएट होता है, तो वो आपकी क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। और यहाँ पे मेन चीज जो भी एरो आपको दिया हुआ है, ओके, तो एरो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एरो ऑलवेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में प्लेस किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया है उसी तरह जो भी एरो है वो ऑलवेज रिएक्टेंट्स और जो भी प्रोडक्ट है उसके बीच में प्लेस किया जाता है। मेन चीज आपको ये यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आप रिएक्टेंट्स लिखते हो तो रिएक्टेंट्स ऑलवेज कौन सी साइड होने चाहिए? तो रिएक्टेंट्स ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, जिसको शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो? LHS। और मोर देन वन रिएक्टेंट मतलब कि रिएक्टेंट्स ऑलवेज मोर देन वन ही होते हैं, तो दो रिएक्टेंट के बीच में आपको यहाँ पे प्लस का जो भी सिंबल है वो यहाँ पे रखना है। सिमिलरली हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट को ऑलवेज आप कहाँ पे रखते हो? तो प्रोडक्ट आप ऑलवेज लिखते हो राइट हैंड साइड। कहाँ पे लिखते हो? राइट हैंड साइड। तो जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? RHS। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में एक डिस्कशन कर दूं तो कोई रिएक्शंस ऐसा होता है कि जिसमें आपको एक ही प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन कोई रिएक्शंस ऐसा भी होता है कि जिसके अंदर आपको मोर देन वन प्रोडक्ट मिलती है। ओके, तो जब मोर देन वन प्रोडक्ट आपको रिएक्शंस के अंदर मिलती है तो दो प्रोडक्ट के बीच में आपको यहाँ पे प्लस का एरो सिंबल के फॉर्म में लिखना है। ओके, और ये जो एरो है वो एरो आपको क्या शो करता है? तो एरो आपको केमिकल रिएक्शन या तो केमिकल प्रोसेस की डायरेक्शंस आपको वो दिखाता है कि जो भी आपका केमिकल रिएक्शंस है, जो भी आपका केमिकल प्रोसीजर है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है वो आपको वो शो करेगा। यहाँ पे अगर एरो इस तरह है तो वो आपको क्या करता है? तो भाई फॉरवर्ड रिएक्शन डिनोट करके देता है। अगर एरो इस साइड है तो वो आपको क्या डिनोट करके देता है? तो भाई वो एरो आपको डिनोट करके देता है रिवर्स रिएक्शंस। ओके, तो ये तो हो गई आपकी कुछ बेसिक। अब पहले से हम डिस्कशन कर ले तो आपका जो भी टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन 1.1.1, तो वो चीज तो मैंने यहाँ पे करवा दी। ओके, अगर आप वो टॉपिक देखोगे तो वो टॉपिक सेम मैंने जो चलाया वही है। फिर भी अगर आपको वो टॉपिक पढ़ने के बाद कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉल करके या तो मैसेज करके या तो आप कमेंट में पूछ सकते हो
मेनली साकार ग्रुप ट्यूशंस के जितने भी बच्चे हैं, ओके, तो उन सब बच्चों को मैं हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपका ये टॉपिक है 1.1.1 कि जिसका टाइटल है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस, तो वो मैंने यहाँ पे करवा दिया है, एक बार आप देख लेना। अगर आपको कोई डाउट या तो क्वेरी है, आपको कोई टॉपिक में समझ नहीं आ रहा है कि सर वो क्या बोलना चाहता है, तो प्लीज़ आप मेरे को कॉल करके या तो व्हाट्सएप करके इजीली आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा ये जो वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और नेक्स्ट मैं कल के वीडियो के बारे में आपको बोल दूँ तो कल हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक कि जिसका टाइटल है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। पूरा एक वीडियो आएगा, मैक्सिमम टाइम का होगा कि जो भी आपका इक्वेशन है केमिकल इक्वेशंस, उसको आप कैसे बैलेंस करते हो, उसके सारे जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हम भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए शॉर्ट टाइम में बना के लेके आए। वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।